नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसके लिए बिहार बीजेपी ने भव्य तैयारियां की हैं। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पार्टी बिहार में 70 जगहों पर वर्चुअल सेमिनार करेगी, जिसमें उनके काम की चर्चा होगी। इसके अलावा 18 सितंबर को 70 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं के अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता को लगाया जाएगा। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री कोसी महासेतु का उद्घाटन करेंगे। पार्टी पहले ही 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रही है। नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और ऐसे में बीजेपी ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। अब देखिए, अभी हम जो खड़े हैं बीजेपी के मीडिया सेल जो नया बना है वहां पर, और यहां पर कई तरह के मोदी जी के अलग अलग तस्वीरें यहां पर लगाई गई है। और खास करके इस बार जो 70वां जन्मदिन है, इसको लेकर बीजेपी ने कई तैयारी की है लोगों के बीच जाने का, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जिससे जो समाज सेवा से जुड़े हैं, क्योंकि 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा सप्ताह के तौर पर बीजेपी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मना रही है, और उसी को लेकर कई और भी कार्यक्रम पार्टी ने रखे हैं। सभी मंडलों में, सभी बूथों पर हमारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किए जाएंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से, और जगह जगह पर जिला स्तर पर भी कई कार्यक्रम है। वृक्षारोपण होगा, गरीब जनों के बीच भोजन वितरण होगा, मास्क वितरण होगा, सैनिटाइजर का वितरण होगा। इसके अलावा कृत्रिम अंगों को बांटने की व्यवस्था की गई है दिव्यांग लोगों के बीच। ये चुनावी मौसम है, 1 से 2 महीने में चुनाव भी होने हैं बिहार में, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन को विशेष तौर पर मनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है, और उसी को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सौगात की चौथी किस्त देने वाले हैं, और इसका टाइम टेबल आ गया है। 13 रेल परियोजनाओं की पीएम मोदी 18 सितंबर को दोपहर के 12 बजे शुभारंभ करेंगे। इस दिन मिथिलांचल का 86 साल का सपना साकार होगा। इसके अलावा ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। नए कोसी रेल महासेतु की कुल लंबाई जो है वो तकरीबन 1.88 किलोमीटर है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, इन सभी चारों जिलों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा, और इससे 300 किलोमीटर की जो दूरी है मात्र 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। निर्मली से सरायगढ़ की जो दूरी है अब 300 नहीं बल्कि 22 किलोमीटर रह जाएगी। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की सीधी पहुंच होगी। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है, और इस महासेतु के बन जाने से भारत नेपाल सीमा पर भारत की जो स्थिति है और भी मजबूत होगी। इसके अलावा क्यूल नदी पर पुल, 2 नए रेलवे लाइन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट पर समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर, खगड़िया रेल रूट, भागलपुर, शिवनारायणपुर के 5 विद्युतीकरण की परियोजनाएं, और सुपौल स्टेशन से सहरसा, असनपुर, कूफा डेमो ट्रेन की शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो आरजेडी के माई समीकरण की काट के लिए जेडीयू मुस्लिम बहुल इलाके में एलईडी रथ भेजेगा, जिसके जरिए अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश सरकार के कामकाज के बारे में उन्हें बताया जाएगा। ऐसे एलईडी भवन कई इलाकों में जाएंगे, और हम आपको बताएं कि नीतीश कुमार का भाषण लगातार इस पर चलता रहेगा। पार्टी के अल्पसंख्यक नेता इस मुहिम से जुट गए हैं, और ऐसे ही एक एलईडी वैन का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। तो अल्पसंख्यक समाज के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है, ऐसे ही एलईडी वैन पूरे बिहार के कई जिलों में घुमाया जाएगा, और खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाका है उस इलाकों में ऐसे ऐसे एलईडी वैन घूमेंगे जिसमें नीतीश कुमार का भाषण, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समाज को बताने की कोशिश की है कि उनके रहते अल्पसंख्यक समाज का कोई अहित नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, मुस्लिम वोटरों पर नजर है नीतीश कुमार की, और वो लगातार भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस समाज के साथ कोई भी गलत बर्ताव नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, तैयारी पूरी है। खासकर आरजेडी के एमवाई समीकरण में एम पे सेंग लगाने के लिए नीतीश कुमार ने कभी वोट के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हमेशा सभी तबके के लिए काम किया,
हम लोगों को ये बताना है सिर्फ कि भाई नीतीश कुमार के साथ इंसाफ होना चाहिए। नीतीश कुमार जैसा लीडर बहुत कम पैदा होता है, तो मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि आज तक जो सेकुलर पार्टियों ने सेकुलरिज्म के नाम पर उनको धोखा दिया वो बहुत गलत हुआ। जेडीयू की पूरी कोशिश है कि उसके जो मुस्लिम के लोग हैं, जो मुस्लिम नेता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें तमाम उन इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जाए और खासकर ऐसे एलईडी वैन के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज के लिए नीतीश कुमार से बेहतर और कोई नहीं है। बहरहाल ये तो चुनाव में तय हो पाएगा कि मुस्लिम समाज का वोट किसे मिला। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने कहा कि जेडीयू के रवैये से साफ है कि नीतीश कुमार एलजेपी को तरजीह देने के मूड में नहीं है। अब एलजेपी को तय करना है कि आत्मसम्मान से समझौता करना है या फिर नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी से जिस तरह का आचार विचार और व्यवहार नीतीश जी का हो रहा है, उससे साफ है कि कभी भी वो रामविलास पासवान जी के पार्टी को तरजीह देने वाले नहीं। जितनी भी बातें हो जाए, लेकिन अब अगर सरेंडर लोक जनशक्ति पार्टी करती है तभी कोई बात हो सकती है, नहीं तो आत्मसम्मान वहां बचने वाला नहीं है। एनडीए में मांझी की एंट्री के बाद शुरू हुई दलित नेताओं की चिक पर अब विराम लगता दिख रहा है। कल तक जो मांझी चिराग पर तेवर खड़े किए हुए थे, आज रामविलास पासवान को दलितों का सबसे बड़ा नेता बता दिया। वैसे नीतीश और जेपी नड्डा की पिछले हफ्ते हुई मुलाकात के बाद चिराग के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। इस महीने की शुरुआत में जब जीतन राम मांझी की एनडीए में घर वापसी हुई, तो उसके बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बड़ा दलित नेता कौन, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन 12 सितंबर को बीजेपी और जेडीयू अध्यक्षों की हुई मुलाकात के बाद से मांझी और चिराग के तेवर ठंडे पड़ गए। यदि नहीं तो फिर जीतन राम मांझी का दिया ये बयान सुन लीजिए। कब कहा है कि जीतन मांझी हम शेड्यूल कास्ट का बड़ा नेता हैं? हम कभी नहीं कहा है। हम ऑलवेज कहें कि भाई हम एक छोटा वर्कर हैं और रामविलास पासवान जी को सदा हम माने हैं कि वो शेड्यूल कास्ट का बड़ा नेता है। आखिर क्यों अचानक से मांझी के तेवर में नरमी आ गई, समझना मुश्किल नहीं। वैसे 12 सितंबर को जिस दिन नीतीश और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी, उस दिन न्यूज 18 को दिए बयान में चिराग ने जीतन राम मांझी को अपना अभिभावक बताया था। मतलब मांझी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए मेरे परिवार के सदस्य के समान हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत ज़्यादा मैं सम्मान करता हूं। आजकल थोड़ा सा शायद वो मुझसे नाराज़ हैं, बट कोई बात नहीं। बड़ों को पूरा हक होता है, पूरा अधिकार होता है अपनी नाराज़गी बताने का, जताने का। संभवतः मैंने कोई ऐसी बात कही होगी जिससे उनको ठेस लगी होगी, पर हाँ, जितने लोग एनडीए में आएंगे कहीं ना कहीं गठबंधन को उतना ही बल मिलेगा। वैसे ये बात और है कि चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी की बैठकें कर रहे हैं, गठबंधन को लेकर रणनीति भी बना रहे हैं, बिहार सरकार के मुद्दों पर सहमति भी जताते हैं तो कभी विरोध भी। लेकिन मांझी चिराग के तेवर में अचानक आई नरमी बिहार एनडीए के लिए शुभ संकेत जरूर मानी जा सकती है। साथ ही जनता को सीधा मैसेज देने की कोशिश भी कि ऑल इज वेल है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बहाली और पारा मेडिकल काउंसिल के गठन की मांग को लेकर छात्रों ने पटना में स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया, जो कई घंटों तक चला। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हर बार उन्हें आश्वासन मिलता है, लेकिन मांग पूरी नहीं होती, जबकि बिहार में पैरा मेडिकल के हजारों पद खाली हैं। वहीं काउंसिल का गठन नहीं होने से दूसरे राज्यों में उनकी बहाली नहीं होती। एक बार फिर उन्हें स्वास्थ्य सचिव से बात करने को कहा गया है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी 58 कोर्स चल रहे हैं, लेकिन पारा मेडिकल काउंसिल का गठन नहीं होना बिहार के पैरामेडिक्स छात्रों के लिए शर्म की बात है। कहीं नौकरी नहीं मिलती है इस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं रहने की वजह से। और 1018 ओटी असिस्टेंट के पद अभी खाली हैं, लैब टेक्नीशियन के 2600 पद खाली हैं, ड्रेसर के 1598 पद खाली हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर के 700 पद खाली हैं। मंत्री जी के पास उसका जो पीओ है उनसे मिले हैं, लगातार 2 बार मिले हैं, फोन पे भी बात हुए हैं। वो बोले हैं कि मंत्री जी से बात हमको हुए हैं, जो आपको कल प्रधान सचिव से जाकर मिलिए, वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिलाएंगे हम, वो मेरा जिम्मेवारी है कैसे वहाँ पे आपको मीटिंग करवाना है। और इधर मुजफ्फरपुर में हथियारबंद लुटेरों ने एक चावल कारोबारी की दुकान में घुसकर 3 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना मुशहरी थाने की रोहुआ की है। कारोबारी मुकेश कुमार की दुकान में एक साल में लूट की दूसरी घटना है।
शाम के समय दो लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में आए और अंदर आकर पिस्टल तान दी। दोनों ने पिस्टल की नोक पर चाबी ली और सेफ में रखे रुपए लूट लिए। हथियार लहराते हुए अपराधी निकलते बने। सूचना मिलने के बाद पुलिस आई और पुलिस के साथ पूर्व मंत्री रमई राम भी मौके पर पहुंचे। दरभंगा से खबर, जहां बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी अमलेश झा पर जानलेवा हमला हुआ है। 4 अपराधियों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। सीने, हाथ पर चाकू मारी गई है। गंभीर हालत में डीएमसीएच अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक रंगदारी के कारण चाकू मारी गई है। बहादुरपुर के गोविंदपुर गांव की यह घटना है और वारदात के बाद बीजेपी के विधायक संजय सरावगी समेत दर्जनों कार्यकर्ता दरभंगा अस्पताल पहुंचे, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। मुजफ्फरपुर में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा कि चांदनी चौक निवासी अशोक यादव की जमीन पर कब्जे के लिए कुछ बदमाश पहुंचे, हंगामा मचाने लगे। पीड़ित पक्ष ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची, बाहर से आए लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। गाड़ी से शराब की बोतलें और गोलियां बरामद की गई हैं। यहां से जब्त एक बोलेरो पर पुलिस का स्टिकर लगा है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस की वजह से एक लड़के की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि शराब तस्करी मामले में आरोपी मुकेश मंडल को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने बीमार बेटे का गले में लगा पाइप बदलने देर रात आया था। मुकेश मंडल की पत्नी की माने तो गिरफ्तार करने आई पुलिस से वो पाइप बदलने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन दारोगा जी ने उसे पाइप बदलने नहीं दिया और साथ ही थाने लेकर चले गए। सुबह भी मिन्नत की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार मुकेश मंडल के बेटे की मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद आक्रोशित परिजन मधेपुरा समाहरणालय पहुंचे और डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पत्नी का आरोप है कि बीते 30 जून को ही उनका पति बेटे को इलाज के लिए नेपाल ले गया था, लेकिन 3 जुलाई को उन्हें एक शराब तस्करी के केस में फंसा दिया गया। बेटे के गले में पाइप लगा था, जिसे हर रोज बदलना होता है। डॉक्टरों ने मुकेश को पाइप बदलने का तरीका बता दिया था। 14 और 15 सितंबर की रात वो पाइप बदल ही रहा था कि पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। 3 जुलाई के नाम दादल के हो बाबू, रात मलेरिया बच्चा के पाइप चेंज करे ले या गला में हो बाबू, गलब से बच्चा सुतल रहे हो बाबू। उतने देर में पुलिस वाला आए हो, फैन के हमारे नाम आबि गेले गेट पर हो। पूर्णिया पुलिस ने 48 घंटे के भीतर डकैती कांड का खुलासा कर दिया है, साथ ही सामान भी बरामद किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 14 अगस्त को गुलाब बाग में दिलीप सहनी के घर 10 लाख रुपए की डकैती हुई थी। पकड़े गए लोगों के पास से 3,42,000 रुपए कैश, 1.25 किलोग्राम चांदी और 174 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए गए। इसके अलावा डकैती में इस्तेमाल की गई 3 बाइक भी बरामद की गई है। 3,42,000 के आसपास टोटल कैश की रिकवरी की गई है। इसके अलावा जेवर आप लोग देख सकते हैं, 1 किलो 117 ग्राम के आसपास चांदी का जेवर है और 178 ग्राम के आसपास लगभग सोने के आभूषण हैं। इनकी भी सफलतापूर्वक रिकवरी की गई है। इसके बाद जो है ये जो मोटरसाइकिल थी, घटना में लोग कुल 7 मोटरसाइकिल का प्रयोग करके कुल लगभग 15 की संख्या में अपराधी आए थे, जिसमें से 4 मोटरसाइकिलों को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। पश्चिम चंपारण के आधा दर्जन प्रखंडों के लोग 30 साल से कटाव का दर्द झेल रहे हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुकी है, लेकिन प्रशासन सोया है। इसके खिलाफ ग्रामीण 11 दिनों से धरने पर हैं। चनपटिया प्रखंड के जौथिया पंचायत में सिकरना नदी से कटाव जारी है और लोगों का कहना है कि अगर जल्द काम शुरू नहीं किया गया तो पूरा गांव कटाव की चपेट में आ सकता है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक कटाव रोकने के लिए काम शुरू नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। बहुत उधर हुआ करता था। ये कौन सा नदी है? ये सिकराना नदी है। काटते काटते एक गांव भी हुआ करता था हमारा चिकटोली वहाँ, लेकिन जब वो काट लिया नदी तो वहां से लोग इधर पलायन किए और आज स्थिति ऐसी है कि ये काटते काटते फिर दोबारा जहाँ लोग पलायन किए वहां तक पहुंचने वाला है। ये करताहा और सिकराना नदी के मुहाने पर बसा हुआ तुलाराम घाट, हरिहरपुर, सिसवनिया, पिपरा और नुनियावा टोला के तमाम लोगों को ये प्रभावित किया है।
प्रत्येक साल बाढ़ आने के कारण यहाँ जो है 40 से 50 एकड़ जमीन का ये कटाव करती है नदी। और आइए अब देखते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें।